अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरे मॉडल पेपर को डिस्कस करने के बाद हम जो है इसके सेक्शन ए में जो एमसीक्यू आए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो नाजरीन, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से मॉडल पेपर 2021 जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, जो कि आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स 1 के मॉडल पेपर को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस बार पेपर पैटर्न में जो है वो कुछ तब्दीली की गई है। आपके जो सेक्शन ए है, याद रखिएगा, उसमें सेक्शन ए में एमसीक्यू की तादाद इस मरतबा रख दी गई है 40 एमसीक्यू जो होंगे आपको इस मरतबा सेक्शन ए में जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप यहाँ देखें, ये वन बाय वन हम इन एमसीक्यू को डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि सेक्शन ए में 40 एमसीक्यू 40 के 40 अटेम्प्ट करने। याद रखिएगा, एक एमसीक्यू जो है वो एक नंबर का है और आपने जो है ये तमाम के तमाम एमसीक्यू जो है वो क्या करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। 40 एमसीक्यू के बाद जो है वो सेक्शन बी जो है वो आ जाएगा। ये देखो कितने सारे एमसीक्यू, मैं पेपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, एमसीक्यू खत्म ही नहीं हो रहे। सेक्शन बी आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और इसके अंदर इस मरतबा आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन जो है वो क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। वरना सेक्शन बी में क्या होता था, 10 सवालात जो है वो अटेम्प्ट करने होते थे, लेकिन सेक्शन बी में आपने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो 4 हैं। इस तरीके से ये जो सेक्शन बी है उसके जो मार्क्स है वो कितने बन जाते हैं, 28 मार्क्स। तो कुल आपको 12 सवाल दे दिए जाएंगे और 12 में से आपने क्या करने होते हैं, 12 में से आपने जो है वो कोई भी 12 में से आपने कोई भी 7 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लेने हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ज़्यादातर न्यूमेरिकल सवाल हैं, 1-2 साइंटिफिक रीजन टाइप के सवाल हैं और 1-2 छोटी सी डेरिवेशन भी इसमें शामिल हैं। और सेक्शन सी जो है इस मरतबा है 17 नंबर का 17, और इसमें 2 सवाल हैं और 2 में से आपने कोई एक अटेम्प्ट करना है और एक सवाल के 3-3 पार्ट। एक क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं, 3-3 पार्ट हैं। और ये सेक्शन सी जो है वो 17 मार्क्स का है और इसमें जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो उसके 3 पार्ट हैं। आपने दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास जो था वो इस साल का मॉडल पेपर था। आइए अब हम वीडियो के दूसरे पार्ट में देखें। एमसीक्यू की तादाद क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसको 2-3 हिस्सों में जाकर जो है ये 40 एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम एमसीक्यू की तरफ जो है वो बढ़ जाते हैं। तो पहला एमसीक्यू हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, वो मैं रीड करने जा रहा हूँ। इफ जी डिनोट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी डिनोट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन स्मॉल जी अपॉन कैपिटल जी यील्ड द डायमेंशन। हमें कहा जा रहा है कि अगर ये स्मॉल जी जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है और ये जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें कहा जा रहा है कि ये जो जी अपॉन जी जो है, स्मॉल जी अपॉन जो कैपिटल जी है, इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो आइए मैं इसके थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ हम जो है वो बढ़ते हैं। तो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मैं यहाँ देखो मैंने सोल्यूशन रखा हुआ है। अगर देखें गौर से, जी अपॉन जी ना, स्मॉल जी अपॉन कैपिटल जी। स्मॉल जी जो है वो क्या है, स्मॉल जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और एक्सेलरेशन की डायमेंशन तो निकाल के बताई थी ना, LT-2। अब मुझे क्या चाहिए, मेन चीज़ चाहिए कैपिटल जी की डायमेंशन। क्या चाहिए, कैपिटल जी की मुझे डायमेंशन चाहिए। तो कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब न्यूटन की हमने डायमेंशन निकाली थी ना फोर्स की, MLT-2। न्यूटन की क्या थी, MLT-2, और ये मीटर स्क्वायर है। मीटर जो है वो क्या है, डिस्टेंस को शो करता है, मीटर स्क्वायर है तो क्या हो गया, L स्क्वायर, और केजी क्या है, मास, तो ये क्या हो गया, M स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये M जाकर क्या हो गया, ये स्क्वायर और M जाकर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब ये एक M रह गया ना, इस M को जब मैं ऊपर लाता हूँ तो क्या हो गया, M इनवर्स, और ये L स्क्वायर और ये L आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, L क्यूब, T एक्सपोनेंट -2 अपनी जगह पर। जी की डायमेंशन आ गई, जी की डायमेंशन आ गई ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब मैं क्या करता हूँ, LT-2 है ना, जी की जगह क्या करता हूँ, इस कैपिटल जी की मैं डायमेंशन यहाँ रख देता हूँ। चले मैं यहाँ रखा, LT-2 था,
कैपिटल जी की जगह इसकी डायमेंशन रख दी, m एक्सपोनेंट -1 l क्यूब t एक्सपोनेंट -2। l और इसका क्यूब जो है वो क्या हुआ, कैंसिल होकर फिर क्या बच गया, स्क्वायर रह गया। क्या रह गया, कैंसिल होकर ये रह गया स्क्वायर। एक मिनट थोड़ा सा कैमरा में फोकस कर लो, ओके, ये स्क्वायर रह गया। अब इसको जैसे ही मैं ऊपर लेकर आता हूँ तो l -2 हो जाएगा, और इसी तरीके से m इनवर्स था ना, ये ऊपर आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। इसका स्क्वायर था, ये ऊपर आकर क्या हो गया, इनवर्स हो गया, और ये एक्सपोनेंट -2 से कैंसिल हो गया, मतलब t जो है वो क्या हो गई, इसकी पावर जो है वो 0 रहेगी। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। हमारे हिसाब से डायमेंशन ये बनेगी ml -2 t की पावर हो गई 0। चले, तो पहला एमसीक्यू हमारे पास जो इस वक्त स्क्रीन पर है उसका आंसर क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से, ये ना mlt -2। ओके, तो ये हमारे पास जो है, एक मिनट कैमरा थोड़ा सा फोकस हो जाए, पेपर को मैं हटा दूं ताकि कैमरा फोकस हो सके। हाँ, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हाँ ऑप्शन ए ml -2 t0, m पॉजिटिव में, l एक्सपोनेंट -2 और t क्या हो गया, 0। ये हमारे पास इसका पहला एमसीक्यू का आंसर है। दूसरा एमसीक्यू हमारे पास है, इसमें कहा जा रहा है इफ एन एप्पल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 15 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल देन इट्स हॉरिजॉन्टल रेंजेस। भाई एप्पल को जो है वो 30 डिग्री पर जो है वो थ्रो किया गया है, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो किया गया है। डायरेक्शन उसकी जो है वो एंगल बताया जा रहा है 15 डिग्री, और हमें कहा जा रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है। ओके भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज हम निकालते हैं। आइए, हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास है, आर हमारे पास बराबर होता है v² sin 2 थीटा अपॉन जी। ये है हमारे पास। वेलोसिटी कितनी थी, 30 के ऊपर आ गया स्क्वायर sin 2 थीटा, थीटा की जगह आ गया 15 डिग्री, 2 × 15 कितना होता है, sin 30। जी की वैल्यू 10 रख दी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, तो 9.8 होती है ना, 10 भी हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि थीटा की जगह 15 रखा, 15 डिग्री × 2 sin 30 हो गया। sin 30 कैलकुलेटर से निकालोगे कितना आएगा, 0.5। अब 30 का स्क्वायर होता है 900 × 0.5, और ये हमारे पास जो इसको 10 से फिर डिवाइड करना है। भाई 900 को आपने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 450 हो गया, 10 से डिवाइड किया, 45 मीटर इसका आंसर है। तो अब देखते हैं हमारे पास 45 मीटर है ऑप्शन में। ओके भाई, हमारे पास 45 मीटर ऑप्शन में मौजूद है। इफ एन एप्पल 30 मीटर पर सेकेंड है, डायरेक्शन 15 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल, देन इट्स हॉरिजॉन्टल रेंजेस कितना आ गया, 45 मीटर इसका क्या है, इस एमसीक्यू का आंसर है। फिर आगे हमारे पास है if an object is placed at principal focus f of a converging lens the image will form at। अब भाई इमेज फॉर्मेशन का तरीका मैंने जो है वो चैप्टर नंबर 10 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स करके एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें सारी रे डायग्राम बनाने सिखाई दी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स करके आप सर्च करेंगे, सिनबोर्ड टीचिंग आगे लिख देना तो आपके सामने वो वीडियो आएगी, उसमें तमाम डायग्राम्स मौजूद हैं, वो जरूर देखिएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस पर जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है उसकी इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनती है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, एट इन्फिनिटी। क्या आ गया, एट इन्फिनिटी। फिर इसी तरीके से अगला एमसीक्यू हमारे पास है इफ a = ai एंड b = bj देन a क्रॉस b इज इक्वल टू, हमें कहा जा रहा है अगर a की वैल्यू जो है वो a स्मॉल आई है, b की वैल्यू जो है वो क्या है, bj है, हमें कहा जा रहा है a क्रॉस b की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो अपने इंडिविजुअल वेक्टर के मुकाबले में हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होता है। अब देखो i जो है वो यूनिट वेक्टर एक्सिस को शो करता है, j जो होता है वो y एक्सिस को शो कर रहा है। इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा उसकी डायरेक्शन x और y दोनों के मुकाबले में 90 डिग्री के एंगल पे होगी। उसकी जो डायरेक्शन होगी x और y दोनों के मुकाबले में क्या होगी, 90 डिग्री के एंगल पर होगी उसकी डायरेक्शन। अब भाई जीरो तो नहीं होगा, माइनस है। अब देखो k जो है ना z एक्सिस को शो कर रहा है, अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो a क्रॉस b हमारे पास जो है ना उसमें अगर हम जा रहे हैं i से j पे, उसमें क्लॉकवाइज की बात आ रही है ना। देखो इसके लिए आपने जो ना क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा लेक्चर अटेंड करना होगा, अगर आप उसमें शामिल हैं तो बहुत आसान सा है। i से j की तरफ जाते हैं हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन j से i की तरफ आएंगे आंसर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो a क्रॉस b कह रहा है, पहले i है फिर j है, तो i क्रॉस j के हिसाब से k हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका आंसर है a b k, a और b मल्टीप्लाई हो गए और जो उसके रिजल्ट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, k के मुकाबले में होगी।
तो याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट वाला लेक्चर, स्केलर वेक्टर के अगर आपने हमारे लेक्चर सुने हुए हैं तो आपको बहुत आसानी होगी इसको समझने में। आगे, द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड की हमें ऐसा यूनिट बतानी है। ऑप्शन ए वॉट, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी सोन और ऑप्शन डी डेसिबल। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? इंटेंसिटी लेवल की यूनिट जो है वो क्या है? ऐसा यूनिट जो है वो डेसिबल है। क्या है? डेसिबल इसका आंसर है। आगे, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन एट 30 डिग्री विल बी। हमें कहा जा रहा है हमें एक्सेलरेशन बतानी है 30 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पर जो है वो बॉडी मूव कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या होगी। तो अब अगर आप देखें स्क्रीन पर, भाई इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर है जी साइन थीटा। जी की वैल्यू कितनी? 9.8, एंगल कितना देगा? 30। साइन 30 किसके बराबर होता है? 0.5 के। 9.8 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9.8 को मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है? एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। एक मिनट, कैमरा हम थोड़ा सा फोकस कर लें। हाँ चले भाई, तो इसमें हमारे पास हो गया द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री। ओके, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास क्या है? एमसीक्यू का आंसर है। अगला एमसीक्यू हमारे पास है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड अपॉन। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो प्रोजेक्टाइल की वो किस पर डिपेंड करती है? तो याद रहे इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला अच्छे से याद होगा तो पहचान लेंगे। वेलोसिटी, एंगल और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब पे डिपेंड कर रही है। इसमें देखें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, g एट द प्लेस, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, फॉर्मूले में तीनों का जिक्र है, लिहाजा हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो तीनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? ऑल ऑफ देम। क्या है? ऑल ऑफ देम हमारे पास इसका आंसर है। अगला एमसीक्यू हमारे पास है व्हाइल पासिंग थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन द स्पीड ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकम्स। हमें कहा जा रहा है व्हाइल पासिंग थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब भाई सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है, गौर से सुनिएगा, इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जिस पर जो है वो बॉडी के अंदर क्या हो? एक्सेलरेशन जीरो के बराबर, या तो बॉडी रेस्ट में हो या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो। दोनों कंडीशन में एक प्राइमरी कंडीशन है कि एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो हो, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो एक्सेलरेशन किस पॉइंट पर जीरो होती है वो आपने बतानी है। तो एक्सेलरेशन जो होती है वो किस पॉइंट पर जीरो होती है? मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पर जो होती है वो एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है वो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है। यहाँ बात हो रही है इक्विलिब्रियम पोजीशन की, और इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी मीन पोजीशन की बात हो रही है। और यहाँ हमसे कहा जा रहा है व्हाइल पासिंग थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन द स्पीड ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक बिकम। इक्विलिब्रियम पोजीशन से गुजरते हुए जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होगी उसकी स्पीड क्या होगी? उसकी स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है, स्पीड भी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, जबकि एक्सेलरेशन जीरो होती है। तो यहाँ इसने सवाल को क्या किया? ट्विस्ट किया। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब वो पोजीशन बताओ जहाँ एक्सेलरेशन जीरो, जो जहाँ एक्सेलरेशन जीरो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वहाँ स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, मैक्सिमम इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारे पास जो है वो क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है? टॉर्क के। और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? फोर्स के। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम का जिक्र है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू टॉर्क। तो इसका करेक्ट आंसर टॉर्क है। अगला एमसीक्यू, द लॉज ऑफ मोशन इन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन आर गिवन बाय। लॉज ऑफ मोशन किसने पेश की? गैलीलियो, हर्ट्ज, केपलर या न्यूटन? तो लॉज ऑफ मोशन आपको मालूम है किसने पेश किए हैं? न्यूटन ने जो है वो पेश किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो न्यूटन है। इंशाल्लाह इस वीडियो का अगला पार्ट होगा, देखो 10 एमसीक्यू हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। इस वीडियो का अगला पार्ट होगा जिसमें हम एमसीक्यू नंबर 11 जो मॉडल पेपर का है उससे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो उसके दूसरे पार्ट को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।